बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, डे 2 सेशन 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस। मेरे मुताबिक आपके पेपर में इसमें से 15 नंबर से कम का पेपर आ नहीं सकता। यानी एओपी पूछेगा तो भी बिजनेस ही पूछेगा, बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा तो भी बिजनेस ही पूछेगा, और अगर न्यूमेरिकल नहीं देगा तो भी एडजस्टमेंट्स तो ज़रूर पूछेगा। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे चीज़ें, एरियाज़ जो है हम कोशिश करेंगे उसको कवर करें। मेरे साथ रहिएगा। बिजनेस से क्या मुराद है? कारोबार, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोफेशन या पेशा, वोकेशन। वोकेशन जो है ये लफ्ज़ अनयूजुअल है, प्रोफेशन का सिनोनिम होता है, यानी पेशा। आप कारोबार करके कोई चीज़ बेचकर पैसे कमा रहे हैं, या कोई सर्विसेज दे के पैसे कमा रहे हैं, या हायर और लीज टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सर, आप बिजनेस रिलेशन से जो फ़ायदा उठाएं, आपने बिजनेस नहीं किया, कोई चीज़ या सर्विस नहीं दी, बिजनेस रिलेशन से फ़ायदा उठाया है। एक बंदे ने 26 साल से बिजनेस कर रहा था, बैंक को कहा जी ये 2 लाख रुपए मैं अब पे नहीं कर सकूंगा, हालात ख़राब हो गए। बैंक ने वो 2 लाख रुपए उसको वेव कर दिए हैं। ये सर बिजनेस की वजह से फ़ायदा उठाया है, बिजनेस के ताल्लुकात की वजह से जो फ़ायदा उठाया वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। सर, जो आपको तो पता है, मुदारबा में एक वो वाला बंदा होता है जो पैसा लेके आता है, और दूसरा वो वाला बंदा होता है जो स्किल्स लेके आता है। ये स्किल्स लेके आने वाला जो पैसे ले रहा होता है उसके लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। सर, बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि उनका मेन काम ही प्रॉफिट ऑन डेट कमाना है। लीज रेंटल्स। सर, बैंक के लिए किस्तों पर चीजें बेचकर किस्तें वसूल करना इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सिर्फ बैंक के लिए सर 5 इदारे हैं: कैजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी। इन 5 इदारों के हवाले से जो किस्तें वसूल करना है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये वो 2-3 पॉइंट है जो अदर सोर्स में लिखे हुए थे प्रॉफिट ऑन डेट में, और मैंने आपको कहा था मैं बिजनेस में ही पढ़ाऊंगा। सर, अगर कोई बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बैंक को कोई रिटर्न मिलता है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर, बिजनेस के कुछ और पहलू। सर, यहाँ बंदा रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है? जो भी पाकिस्तान में बिजनेस करके कमाएगा वो तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। जो रेजिडेंट पूरी दुनिया में जहां मर्जी बिजनेस करेगा वो भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट बंदा है और वो बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। सर, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, चारों के बारे में बता दिया। सर, बिजनेस सुनने रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पर? दोनों पर हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी हो तो फिर सिर्फ एक्रूवल की ऑप्शन है। सर, खर्चा वो इनकम में से माइनस होगा जो होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया जाए। बड़ी अहम बात यह है कि बिजनेस रियल प्रॉफिट्स को लेता है और नॉशनल प्रॉफिट्स को नहीं लेता। सर, इसका क्या मतलब है? सर, एक वो पैसे, आपके पास $1000 थे, डॉलर का रेट बढ़ गया, आपने पैसे कमा लिए? नहीं है सर, नहीं कमाए। पता है कब कमाएंगे? जब आपने वो डॉलर बेच दिया तब आप पैसे कमाएंगे। सर जी, मेरी बात पिक कर रहे हैं? तो भाई डॉलर बेचा तो पैसे कमाए, ना कि डॉलर का रेट बढ़ने से पैसा कमा लिया। सर, वो रियल प्रॉफिट वो होता है जो रियलाइज हो जाता है, जो आपको मिल जाता है, जो आप तक पहुंच जाता है। जबकि नोशनल प्रॉफिट वो होता है जो फर्जी होता है। आप खुद ही से खुश हो जाए कि जो प्लॉट हमारे पास था ना, करोड़ का लिया था, अल्लाह का शुक्र है वो 2.5 करोड़ का हो गया है। सर, ये जो 1.5 करोड़ पे उस पर बड़ा है, ये नोशनल प्रॉफिट है। इस पर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल नहीं होता।
इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो वो शामिल होगा जो रियल प्रॉफिट है। सर आपने एक बंदे के $400 देने थे, डॉलर 100 से बढ़ के 200 से बढ़ के 300 का हो गया, तो सर अब इस केस में ये आपको जो नुकसान हुआ है इससे आपने परेशान होना है नहीं भाईजान। जिस दिन आप पे करेंगे उस दिन का जो रेट होगा तब परेशान होइएगा, ये रेंट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रियल इंपेयरमेंट क्या है सर? फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई है, परेशान हो गए, लॉस रिकॉर्ड कर दिया, यस और नो? टैक्स वाले इसको नहीं मानते। रीवैल्यूएशन क्या है सर? प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, इनकम बना दिया, इक्विटी बढ़ा दी, टैक्स वाले इसको नहीं मानते, रीवैल्यूएशन को नहीं मानते, इंपेयरमेंट को नहीं मानते, डॉलर फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन को नहीं मानते सर। मैंने आपको ये सारी एग्जांपल्स दे दी, इंपॉर्टेंट बात थी ये भी। दूसरे नंबर पे हमने बात की सर जी, एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है ट्रेडिंग रिसीट। रिसीट वसूल कर रहे हैं, दो तरह के पैसे वसूल कर सकते हैं। एक वो जो रेगुलर आपको बिजनेस करने के लिए हवाले से मिलते हैं, और एक वो जो रेगुलर नहीं होते, वन ऑफ होते हैं। जो रेगुलरली मिलते हैं रेवेन्यू की सूरत में, वो रेवेन्यू रिसीट है, वो इनकम होता है। और जो वन ऑफ मिलते हैं वो कैपिटल रिसीट होती है। एक बंदे का कारोबार बंद हो गया है, उसको इंश्योरेंस, कारोबार को आग लगे, इंश्योरेंस वाले ने जो पैसे दिए, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है बल्कि कैपिटल रिसीट है। एक बंदा जो डेटर से पैसे वसूल कर रहा है, ये रेवेन्यू रिसीट है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? रेवेन्यू रिसीट रेगुलर बेस पे होती है और इनकम होती है। कैपिटल रिसीट रेगुलर बेस पर नहीं होती और वो इनकम भी नहीं होती अनलेस एक्सप्लिसिटली बताया गया हो। सर एक बंदा मशीन बेचता है 1 करोड़ पे, कि उसे 1 करोड़ मिलता है, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? नहीं। ये क्या है सर? कैपिटल रिसीट। ठीक हो गया सर जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली, जिसमें वो कहता है कि फॉलोइंग रिसीट्स आर टैक्सेबल। कुछ रिसीट्स हैं जिसके बारे में उसने कहा टैक्सेबल है। आपने 1 लाख रुपए का खर्च, ये मैंने कल पढ़ाया था, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। पिछले साल आपने 1 लाख का खर्चा किया, अब माल खरीदा, इस साल आपने वो माल वापस कर दिया, पैसे रिकवर हो गए। सर जिस साल रिकवर हुए उस साल इनकम में शामिल कर देंगे, अगर पिछले साल इनकम में से माइनस किए थे। ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस हैं, यस और नो? सर ये भी इनकम होती है सर। डेप्रिशिएबल एसेट को बेचकर जो पैसे मिले वो इनकम है? नहीं। डेप्रिशिएबल एसेट को बेचकर जो गेन हुआ वो इनकम है? यस। सर बैड डेट को रिकवर किया, इनकम है? यस। वो वाले बैड डेट जो पिछले सालों में इनकम में से माइनस किया हुआ था। सर जी खर्चा किया 2018 में, 19, 20, 21, 3 साल तक पे नहीं किया, 2022 में वो इनकम होगा। पता है ना अभी थोड़ी देर पहले, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। सर ये बात यहाँ पर भी है और एक बार आगे भी आ रही है, तो जहन में रखिएगा। 18 में अगर खर्चा किया है और अनपेड लायबिलिटी थी 19, 20, 21, 3 साल गुजरने के बाद वो दोबारा 2022 में उसे इनकम के तौर पे बुक कर देंगे, अगर वो अभी तक अनपेड रहा एक्सपेंस और लायबिलिटी। अगर डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस पर को पैसे आपने वसूल किए हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और सर वो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। सर इसके 1.3 के फौरी बाद मैं कनेक्ट करता हूं 3.2 को, जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें तकरीबन वही बातें मोर लेस है, तो मैं कहता हूं इसको कनेक्ट करके साथ ही कवर कर दें। सर आपको पता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल भी हो सकता है और रिसीट भी हो सकता है। टैक्स वाले कहते हैं जो भी करना है कंसिस्टेंटली करें, रेगुलरली करें। कंपनी के लिए तो लाजिम है कि एक्रूअल होगा, इंडिविजुअल एओपी के लिए मर्जी एक्रूअल भी कर लें, रिसीट भी कर लें। हाँ बोर्ड चाहे तो कह सकता है सारे जनरल स्टोर वाले रिसीट बेस पर करेंगे, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होगी। सर अगर कोई बंदा एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल पे जाना चाहता है तो कमिश्नर को दरख्वास्त देगा और कमिश्नर देखेगा क्या वाकई ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत हुई तो कमिश्नर से इजाज़त दे देगा। अलबत्ता जब एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल पे जाए तो एक बात का ख्याल रखे, डबल 2 बार इनकम बुक ना कर दे या 2 बार एक्सपेंस माइनस ना कर दे। सर कल आपको चैप्टर 4 की लास्ट यूनिट की लास्ट बात ये बताई थी, ठीक हो गया सर? वो यही थी सर, डबल
डिडक्शन या डबल डेरिवेशन, 2 बार इनकम ना बुक कर दें और 2 बार एक्सपेंस ना डिडक्ट कर दें। सर उसके बाद आगे चलते हैं। कैश बेसिस क्या है? जितने पैसे वसूल किए उसको इनकम के तौर पे बुक कर लेना, ये कैश बेसिस है। एक्रूअल बेसिस क्या है? जितने पैसे कमाए उसे इनकम के तौर पे बुक करें। सेल कर दिए भी पैसे नहीं वसूल हुए, इनकम के तौर पे बुक कर लेना, ये एक्रूअल है। आपने खर्चा कर दिया भी अदायगी नहीं की, एक्सपेंस के तौर पे बुक कर लेना, ये एक्रूअल है। सर इनकम के तौर पे तब बुक करते हैं जब वो रिसीवेबल हो जाए और या रिसीव हो जाए, और एक्सपेंस के तौर पे तब बुक करना है जब वो पे कर दिया जाए या पेबल हो जाए। लेकिन जाहिर बात है ये तभी हो पाएगा जब अमाउंट रीजनेबल एश्योरेंस के साथ डिटरमिन कर पाएगी। और अगली 2 बातें वही हैं, अगर आपने पेबल रिकॉर्ड किया और उसको अगले 3 साल तक पे नहीं किया तो 3 साल के ख़त्म होने के बाद दोबारा उसे इनकम के तौर पे बुक कर लेंगे। अगर सब्सिक्वेंटली वो पे कर दिया तो एक्चुअल में जब पे किया तब माइनस करने की इजाज़त होगी। सर अगर आपने लाइबिलिटी पे की और उसके नतीजे में आपको फ़ायदा हुआ, एक बंदे का आपने 10 लाख देना था, आपने कहा मैं तुम्हें कल 10 लाख दे दूंगा, मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दो। आपने उसे 10 लाख दिया, उसने आपको नई मोटरसाइकिल दे दी। मोटरसाइकिल 1 लाख की थी। ये 1 लाख का जो आपको फ़ायदा हुआ है ट्रेड लाइबिलिटी को पे करने में, ये आपकी इनकम के तौर पे बुक होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। स्टॉक इन ट्रेड क्या वैल्यू होगी? सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। पता है ना भाई? सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले साल का, क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग होता है। लेकिन अगर आपने नया कारोबार शुरू किया हो तो जब आपने जिस दिन आपने नए कारोबार में स्टॉक डाला, इंट्रोड्यूस किया है, उस दिन वो जो होगा वो भी ओपनिंग स्टॉक में शामिल होगा। अगर सर अकाउंटिंग में कारोबार नया शुरू हुआ हो ना तो ओपनिंग स्टॉक 0 लेते हैं। लेकिन अगर टैक्स में कारोबार नया शुरू हो ना तो जिस दिन आपने वो कारोबार शुरू होने से पहले भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, उस सारे को ओपनिंग स्टॉक लिया जाता है। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? सर ये तो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अकाउंटिंग में भी यही है, इसमें भी यही है। सर एक बात कीमती है और वो ये कि स्टॉक को वैल्यू करने के 2 तरीके होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और एक प्राइम कॉस्टिंग मेथड जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल आता है। पता है ना भाई इस बात का? अच्छा अगर ये बात आपको पता है तो अगली बात ये भी सुन लो कि टैक्स वाले कहते हैं अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यू करना है तो आपकी मर्जी है। अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस है या रिसीट बेसिस है तो आप इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्राइम कॉस्टिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर सिर्फ एक ही बात बचती है, एक ही बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग है इन्वेंट्री। वो कौन सी है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सवाल बनता है, अगर कंपनी हो और वो इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाह रही तो कौन सा मेथड होगा? सर कंपनी के लिए एक्रूअल या रिसीट में ऑप्शन मौजूद है? यस और नो? नहीं मौजूद। सिर्फ क्या ऑप्शन है? एक्रूअल। तो अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगी तो मेथड इन्वेंट्री को करने का कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन। बात क्लियर हुई? तो कंपनी सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज कर सकती है, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए प्राइम कॉस्टिंग मेथड यूज नहीं कर सकती। आप फाइफो या एफ को जो भी मेथड यूज करना है कर लें, लेकिन इसको तब्दील नहीं करना। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तब्दील करने को तो कमिश्नर भाई से इजाज़त ले लें, उसकी रिटर्न परमिशन से आप फाइफो से एफ को या एफ को से फाइफो पर जा सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी तरफ ले आता हूँ। सर एक बात बड़ी अहम है जो बताना चाहता हूँ। सर जी याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो अब पढ़ाने लगा हूँ ये न्यूमेरिकल में बैकबोन की अहमियत रखता है, और आप अभी इसको पढ़ा होगा तो आपको न्यूमेरिकल में भी सहूलत होगी और इसमें से वन ऑफ जो है वो रट्टे वाला सवाल भी आ जाता है। सर डिडक्शन जो होती है ना वो 3 तरह की हो सकती है। एक डिडक्शन वो है जिसको अकाउंटेंट ने, खर्चा जो है वो 3 तरह का हो सकता है, ये कह देता हूं।
एक वो है जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना, और एक वो खर्चा है जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है और टैक्स वाला कहता है माइनस कर दो, और एक वो खर्चा है जिसको अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करो। ये तीन तरह के खर्चे होते हैं। अब जरा मेरी बात सुनो, हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो शुरू कहां से करते हैं? सर जी बोलेंगे तो बात बनेगी ना। सर जी बिजनेस के न्यूमेरिकल करते हुए अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये बात आपको पता है तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में से अकाउंटिंग के खर्चे माइनस हुए हुए, यस और नो? इसका मतलब है कि अगर अकाउंटेंट ने कहा है कोई चीज माइनस करनी है तो प्रॉफिट में से वो ऑलरेडी माइनस हुई हुई है। और अगर टैक्स वाला कह रहा है माइनस नहीं करना तो इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर टैक्स वाला कह रहा है माइनस करना है और अकाउंटेंट ने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो इसे क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। और अगर टैक्स वाला कह रहा है माइनस करना है और अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया हुआ तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। सर जी एग्जांपल, डोनेशन, अकाउंटेंट माइनस करता है लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना, उसे ऐड करना पड़ता है। एग्जांपल लेट्स से रिपेयर एक्सपेंस, अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कहता है हाँ माइनस करो। सर इनिशियल अलाउंस, अकाउंटेंट को तो इनिशियल अलाउंस का पता भी नहीं होता। सर आपने FR1 में इनिशियल अलाउंस पढ़ा है कहीं पर? नहीं पढ़ा। अकाउंटेंट इनिशियल अलाउंस अकाउंटेंट को पता भी नहीं होता क्या है। अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया होता लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना है, उसको क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे। भाई ये मेन गेम है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया है। ये तीन तरह की एडजस्टमेंट है। वन ऑफ ऐसी एडजस्टमेंट भी होती है जो इनकम है। मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट ने इनकम रिकॉर्ड की हुई और टैक्स वाले के मुताबिक वो इनकम नहीं है तो जाहिर बात है माइनस कर देंगे। अकाउंटेंट ने इनकम रिकॉर्ड नहीं की हुई और टैक्स वालों के मुताबिक वो इनकम है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अकाउंटेंट ने इनकम रिकॉर्ड किया लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक वो बिजनेस इनकम नहीं है, किसी और हेड के अंदर आनी चाहिए तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अकाउंटेंट ने डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ लेकिन टैक्स वालों के मुताबिक वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं आती तो उसे लेस करेंगे। अकाउंटेंट ने शेयर्स को बेचने की इनकम को ऐड किया हुआ है प्रॉफिट में लेकिन टैक्स वाला कहता है भाई शेयर को बेचकर जो इनकम आई है वो बिजनेस में नहीं आनी, वो कैपिटल गेन में आनी है तो उसमें से क्या करेंगे? यार मेरी बात समझ आ रही है? सर ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन से खर्चे माइनस करने। अब ये जो मैंने बेस बनाई है ना, इस पर आगे सारी गेम चलनी है। कौन से खर्चे, अब कैसे पता चलेगा टैक्स वालों का क्या मूड है, खर्चा माइनस करने की इजाजत देनी है या नहीं देनी? इसके लिए रूल्स हैं। अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो एक बात तो पक्की है, खर्चा बिजनेस के लिए था होली और एक्सक्लूसिवली तो माइनस करने की। व्हाट इज होली और एक्सक्लूसिवली? सर जी मैं घर से होली और एक्सक्लूसिवली आई के अपने सेशन के लिए आया हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे ठोकर काम था तो मैं कहा चलो बच्चों को भी साथ एंगेज कर दूँ। सर होली और एक्सक्लूसिवली का ये मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली होता है सिर्फ और सिर्फ। कहते हैं ना एक्सक्लूसिव गिफ्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और होली सारे का सारा। ठीक हो गया? सारे का सारा और सिर्फ बिजनेस के लिए खर्चा हो तो माइनस होगा। सही समझ आ रही है? बिजनेस के लिए किया जाने वाला खर्चा जो सिर्फ और सारे का सारा बिजनेस के लिए हुआ वो माइनस करने की इजाजत होगी। हाँ अगर डेयरी बिजनेस हो, चलो भाई रहने दे अभी यार, इसको ऐसे ही बर्दाश्त करने में इस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अगर डेयरी बिजनेस होगा तो डेयरी बिजनेस में जो जानवर होता है वो इन्वेंट्री नहीं होता, एसेट होता है। यस और नो? सर अगर वो जानवर मर जाए,
अगर वो जानवर मर जाए तो जितने का वो जानवर था वो इनकम में से, वो एज ए खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है। भैंस थी, मिसाल के तौर पे उसकी कीमत थी 1,00,000 रुपए, भैंस की कीमत थी 1,00,000 रुपए और वो फोत हो गई, ठीक हो गया। अब ये जो 1,00,000 रुपए का जानवर मर गया है, ये 1,00,000 रुपए डेयरी के बिजनेस में इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। जैसे ही वो भैंस मरने लगी थी और आखिरी दमों पे थी, फौरन उसको अल्लाह अकबर पढ़ के ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त बेच दिया मार्केट में 20,000 रुपये का। तो भाई आपको 20,000 रुपये का उसका गोश्त बिक गया है, आपको नुकसान कितने का हुआ है? ये जो 80,000 का नुकसान हुआ ये माइनस करने की इजाज़त होगी। आसान अल्फाज में डेयरी के बिजनेस में भैंस मर गई, डेयरी के बिजनेस में भैंस फौत हो गई, तो इस केस में जो भी नुकसान हुआ वो माइनस करने की इजाज़त है। सारा ही हो गया तो पूरा लाख माइनस कर देंगे। कोई उसके बिक गई है, कोई खाल बिक गई है, कुछ बिक गया है तो वो लेस करके, कार केसेस कहते हैं लाश को, जो भी आपका नेट लॉस हुआ है वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर इनएडमिसिबल डिडक्शंस कौन से खर्चे माइनस नहीं होने? पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स माइनस नहीं होना। कोई भी टैक्स जो इनकम की बेस पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट की बेस पर कैलकुलेट होता है, वो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। हाँ, क्या सेल्स टैक्स माइनस होना है? यस। क्या कस्टम ड्यूटी माइनस होनी है? यस। क्या एफईडी माइनस होनी है? यस। क्या माइनस नहीं होना? इनकम टैक्स माइनस नहीं होना। अलबत्ता अगर सेल्स टैक्स आपने एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है तो वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम टैक्स माइनस नहीं होना, सेल्स टैक्स माइनस होना है। सेल्स टैक्स जो एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है माइनस नहीं होना। सर कोई भी खर्चा जिस पर टैक्स काट के आपको पेमेंट करनी चाहिए थी और आपने टैक्स नहीं काटा, वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। आपने एक बंदे को 1,00,000 पेमेंट करनी थी, टैक्स काट कर 10,000 रुपये आपको 90,000 पे करना चाहिए था, आपने उसे पूरा लाख ही पे कर दिया। अब ये जो लाख रुपए का खर्चा हुआ ये माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। क्यों? सजा दी है गवर्नमेंट ने। क्या सजा दी है? आपने टैक्स क्यों नहीं काटा? अब ये 1,00,000 रुपया इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, अगर आपने 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उस पर टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर आम असूल तो ये कहता है कि अगर टैक्स नहीं काटा तो पूरा 1,00,000 माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स खरीदे हैं और 1,00,000 की पेमेंट कर दी है, उसमें से टैक्स काटना चाहिए था, नहीं काटा, तो 20,000 रुपये डिस अलाउंस, 20,000 से ज्यादा नहीं, डिस अलाउंस यानी 20,000 रुपये माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। 80,000 फिर भी माइनस कर सकते हैं, 20,000 रुपये माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 80,000 फिर भी माइनस कर सकते हैं। वो कहता है डिस अलाउंस 20% से ज्यादा नहीं होगा, यानी जितना माइनस करने की इजाजत नहीं है वो 20% से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि 80,000 रुपये माइनस करने की इजाजत होगी। यस और नो? ना करो यार, कोई गल नहीं, मैं नहीं खेलता। आगे चलते हैं। सर अगर सेल्स टैक्स, अब आज आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब हम थर्ड्स कैजुअल आइटम भी पढ़ चुके हैं। आप एक बंदे को, नेस्ले वाले मिसाल के तौर पे या कोई भी ब्रांड जो थर्ड्स कैजुअल आइटम बेचता है, वो एक बंदे को उन्होंने बंदा रखा हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और वो कमीशन लेता है। तो जो कमीशन नेस्ले वाले या कोई भी थर्ड्स कैजुअल आइटम बेचने वाला इदारा उसको पे करता है, क्या वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी? पहले देखना पड़ेगा कि वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में है या नहीं है, यानी वो फाइलर है या नहीं है। अगर तो वो फाइलर है तो जितनी कमीशन भी पे की है वो उस इदारे, थर्ड्स कैजुअल आइटम बेचने वाले इदारे के लिए माइनस करने की इजाज़त है। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं है तो सेल्स का 0.2%, सेल्स का
0.2% से ज़्यादा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। यानी अगर 100 मिलियन की सेल की थी तो 0.2 मिलियन माइनस करने की इजाज़त होगी एज कमीशन। जिस इदारे ने सेल की हैं उस इदारे ने कमीशन पे की है, लेकिन कमीशन उसको माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी 0.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई से ज़्यादा, अगर जो बंदा सप्लाई करने वाला है वो फाइलर ना हो, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ना आ रहा हो। यानी आसान अल्फाज में एफबीआर वालों ने ये कहा है कि आप जिस बंदे को डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, जिस बंदे को सप्लाई करने के लिए दें, उस बंदे के लिए फाइलर होना ज़रूरी है, वरना उसको जो कमीशन मिल रही वो बड़ी थोड़ी है। 0.2% कमीशन तो नहीं ना होती, को 2-4-5% तो होती होगी ना सर। ये सिर्फ 0.2% कमीशन माइनस करने की इजाज़त है, बाकी खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होगा अगर वो बंदा फाइलर नहीं है। अगर फाइलर है फिर मसला नहीं है, फिर माइनस कर सकते हैं, जितना भी होगा माइनस करेंगे। सर ये 6 खर्चे ऐसे हैं, अगर टैक्स काटे बगैर आपने किए तो आपको इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। आपने सैलरी टैक्स काटे बगैर दी, आपने किराया टैक्स काटे बगैर दिया, आपने कमीशन टैक्स काटे बगैर दी, आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट टैक्स काटे बगैर की, आपने प्रॉफिट ऑन डेट टैक्स काटे बगैर दिया, आपने सर्विसेज की पेमेंट टैक्स काटे बगैर की, ये 6 खर्चे आपने टैक्स काटे बगैर कर दिए। 10,000 रुपया पे करना था, 5,000 टैक्स काट के 95 का चेक बनाना चाहिए था, उसने पूरा लाख रुपया ही दे दिया या पूरा 10,000 ही दे दिया, पूरी अमाउंट दे दी है, तो फिर वो वाला पूरा खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर पेनल्टी या फाइन अगर कानून की खिलाफ वर्जी करने पर किया गया है तो माइनस करने की इजाज़त नहीं। फाइन और पेनल्टी पेड और पेबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल्स और रेगुलेशन, तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। पर्सनल एक्सपेंस, सर जाती खर्चा माइनस नहीं हो सकता। एक सवाल कल एक स्टूडेंट ने पूछा है, उसने कहा कि सर एक क्वेश्चन में उसने कहा कि मिस्टर ए सैलरी लेता है, अपने ही बिजनेस में से सैलरी लेता है, तो क्या माइनस करने की इजाज़त होगी? नहीं सर, उसको बिजनेस में से प्रॉफिट मिलना है, उसको ये वाली सैलरी माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर एक बंदा अपनी फैमिली पर कोई खर्चा करता है तो वो वाला खर्चा उसका पर्सनल खर्चा है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। एंटरटेनमेंट का खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी अगर वो इस लिमिट से बियॉन्ड हो। लिमिट उसने बताई है 2 बार पास पेपर में, ये उसने लिमिट्स पूछी हैं रट्टे के तौर पे, ये बताइए एंटरटेनमेंट का कौन सा खर्चा माइनस कर सकते हैं। वो कहता है अगर एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के बाहर हुई है तो बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि ये किस ट्रांजैक्शन के हवाले से भी है। जी इंग्लैंड में एंटरटेनमेंट का खर्चा आया, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है हमारी, ठीक है कोई मसला नहीं, खर्चा करने की इजाज़त है। इंग्लैंड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और इंग्लैंड में डायरेक्टर साहब की या ओनर की पूरी फैमिली गई हुई है, तो क्या वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाज़त है? सर माइनस करने की इजाज़त नहीं है। या अगर इंग्लैंड में डायरेक्टर साहब गए हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो रिसर्च करने के लिए गए हैं, वहाँ पर एक सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से गए हैं, तो जनाब फिर ये वाला खर्चा हेड ऑफिस को एलोकेट होगा, यानी ये किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से नहीं है, ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट का खर्चा माइनस हो सकता है। सर फॉरेन कस्टमर और सप्लायर पर जो खर्चा हुआ है माइनस करने की इजाज़त होगी। कस्टमर क्लाइंट को जो एंटरटेनमेंट दिया माइनस करने की इजाज़त होगी बिजनेस प्रेमिसेस में। सर मीटिंग्स हुई हैं शेयर होल्डर की, डायरेक्टर की, माइनस करने की इजाज़त होगी। नई ब्रांच ओपन करने पर कोई कॉन्सर्ट किया है, कोई खर्चा किया है, वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी। सर contribution to P fund, contribution to a fund that is recognized P fund, approved superannuation fund, approved gratuity और pension fund। सर ये तो सैलरी में नहीं पढ़े थे, सैलरी में हमारा लेने वाला हाथ था, यहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, क्या ये जो खर्चा कर रहे हैं इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? उसने कहा 2 शर्तें हैं, अगर ये फंड अप्रूव्ड है और अफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए हैं कि जब आप पेमेंट करेंगे तो टैक्स काट के करेंगे, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी, वरना माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर आप कंट्रीब्यूशन, सर जो अमाउंट है 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा एम्प्लॉयर ने की है तो वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सुपर एनोवेशन फंड में और अप्रूव्ड पेंशन फंड में
50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने की है तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये नई प्रोविजन आई है इस पर। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा है, यस और नो? सर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एंट्री करते हैं, रिटेन अर्निंग से कोई अमाउंट निकली और किसी दूसरे रिजर्व में चलेगी, होता है ना सर? सर ये एक्सपेंस नहीं है और इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। सर प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, ब्रोकरेज, अदर रेम्यूनरेशन, सर ये सारे के सारे एओपी के यानी पार्टनरशिप में एक पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं या कोई और खर्चा करें, ये इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर पार्टनर को सैलरी देने की इजाज़त नहीं, पार्टनर को सिर्फ उसका पार्टनरशिप का शेयर ही मिलेगा। टैक्स वाले पार्टनर को सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज कुछ भी अलाउ नहीं करते। किसी को सैलरी दी और 25,000 से ज़्यादा सैलरी कैश में दी है तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं। 25,000 से ज़्यादा सैलरी कैश में दे तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं। सर आपने को गाड़ी खरीदी है, इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ अगर वो बिजनेस के लिए खरीदी है और कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस होगी। यार पूरा खर्चा तो नहीं ना, गाड़ी का पूरा एक्सपेंस तो नहीं ना हो जाएगा, कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त होगी। सर फार्मास्यूटिकल कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं डॉक्टर्स को या और लोगों को प्रमोट करने के लिए दवाइयाँ, उसने कह दिया 10% सेल के 10% से ज़्यादा अगर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर उसके बाद अगली बात है और ये बात मुझे इधर बतानी है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये है सर अगर अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा हो और पेमेंट किस तरह हो रही हो, कैश, तो वो वाला खर्चा नॉट अलाउड एज डिडक्शन होता है। आमतौर पे हम आपको टी अकाउंट बना के ये सारा बताते हैं कि जनाब ये टोटल खर्चा हुआ है, मिसाल के तौर पे 4 लाख का, इसमें जो जो ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर किया और कैश में पे हुई हैं तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आपके आई कैप में पास पेपर में जितनी बार भी ये सवाल आया वो पता कैसे आता है, वो कहता है 2,72,000 रुपया रिपेयर का पे किया है कैश में। तो आपने स्टेप नंबर 1 देखना होता है, अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है, अंडरस्टूड है। अगर एक ट्रांजैक्शन 2,72 की है तो अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर ही है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ऊपर है, यस, अमाउंट कैश में है, हम कहते हैं इसको नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सजी बात समझ में आ रही है? अगर इससे कम की अमाउंट हो, 250 से कम की अमाउंट हो तो हम यही जूम करते हैं कि जनाब अकाउंट बैलेंस 2.5 से कम का होगा और उसको अलाउ एज डिडक्शन कर देते हैं। लेकिन अगर 2.5 से ऊपर और कैश में हो तो ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती। हाँ इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं और मशहूर एक्सेप्शंस में यूटिलिटी है, फ्रेट है, यूटिलिटी, फ्रेट, टैक्स, किसी किस्म का टैक्स या कोई फी जो सरकारी इदारे को पे की गई है वो आपने कैश में पे की है, जितनी अमाउंट भी है वो माइनस करने की इजाजत होगी। एक बंदे ने 7,75,000 रुपये का बिजली का बिल कैश में पे किया है, क्या इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी? यस, कोई मसला नहीं है। फ्रेट चार्जेस पे किए हैं, पोस्टेज पे की है, ट्रैवलिंग फेयर पे किया है, कुछ भी पे किया है, यूटिलिटीज, टैक्सेस, फाइन्स, अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन,
अब फाइन एक तो वॉयलेशन वाला फाइन है, वो तो वैसे ही अलाउ नहीं है, और एक फाइन है दूसरा, यानी वो फाइन है कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर, तो वो अलाउड एज डिडक्शन होता है। अच्छा जी, अब ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट भी बड़ा कीमती है और ये भी पिछली से पिछले अटेम्प्ट में आया है। इसको मैं अगर आपको बताऊं तो वो होगा जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उतने परसेंट एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। बस अहम बात ये, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उतने परसेंट एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। अब अनरजिस्टर्ड कौन? जो सेल्स टैक्स के तहत अनरजिस्टर्ड है। इसकी इजाफी दो शर्तें। शर्त नंबर 1, सेल पता कितनी की हो? 100 मिलियन पर पर्सन कम से कम सेल हो, यानी एक अनरजिस्टर्ड बंदा जिसको 100 मिलियन पर पर्सन सेल की है, अनरजिस्टर्ड बंदा एक है, उसको सेल 100 मिलियन से ऊपर की है, तो जितने परसेंट सेल उसको की होगी उतने परसेंट एक्सपेंस अलाउड है, रिडक्शन नहीं होगा। दूसरी शर्त, डिस अलाउंस 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा। यार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिस अलाउंस 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, याद है? इसका मतलब था जो माइनस करने की इजाजत नहीं है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। यही बात हुई थी ना, यहां पर लिखा हुआ है जो माइनस करने की इजाजत नहीं है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। गल कितने मुकी? 3 बातें। बात नंबर 1, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट एक्सपेंस अलाउ एज डिडक्शन नहीं हो। बात नंबर 2, ये अनरजिस्टर्ड से मुराद असल में सेल्स टैक्स का अनरजिस्टर्ड बंदा है। बात नंबर 3, 2 इजाफी इसमें शर्तें हैं। पहला कि जो सेल अनरजिस्टर्ड को की गई है वो कम से कम 100 मिलियन पर पर्सन हो, और दूसरी बात है कि ये डिस अलाउंस 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा। और यस और नो? मैंने भूल के फिर पूछ लिया। अच्छा सर, अगली बात, अगर टैक्स वालों ने किसी बंदे पर लाजिम किया है कि वो इंटीग्रेट करे, मैंने आपको बताया है कि अब टैक्स वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने सेल्स के सिस्टम को इंटीग्रेट करें एफबीआर के साथ, यानी जब आप सेल बुक करेंगे तो रियल टाइम में वही सेल एफबीआर के पास भी जा रही होगी। जिस तरह अगर किसी इदारे की बहुत सी ब्रांचेज हैं और कोई एक ब्रांच, लेट से गवर्नमेंट में एक ब्रांच पर सेल होती है, तो उनका सिस्टम ऐसा है कि हेड ऑफिस में फौरन, यानी हेड ऑफिस में साइमल्टेनियसली जैसे ही वो एंटर करके इनवॉइस निकालता है, हेड ऑफिस में वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये वाली आइटम इतने की बिकी है इस बंदे को। एफबीआर वाले कहते हैं यही सिस्टम जो आपने अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट किया हमारे साथ भी कर दो। अब उससे क्या होगा, जो सेल्स की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में जा रही है वही सेल की इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास भी जाएगी। इससे अल्टीमेटली होता है कि वो जो ये रेंट पर मैनिपुलेशन हो रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अवॉइड की जा सकेगी। अब एफबीआर ने बहुत से इदारों को कह दिया है, खास तौर पर रिटेलर्स को कहा है कि आप अपना सिस्टम इंटीग्रेट कर दें। अगर सेल्स टैक्स, अगर वो इदारे सिस्टम, सेल्स का सिस्टम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ना करेंगे तो फिर एफबीआर वाले कहते हैं जो वो खर्चे जो एट्रीब्यूटेबल टू सेल है, सेल से मुतल्लिका खर्चे हैं, वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन ये डिस अलाउंस 8% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 100 रुपए के अगर टोटल खर्चे हैं तो 8% से ज्यादा, 8% से ज्यादा डिस अलाउ नहीं हो सकते, यानी 92 फिर भी अलाउ होंगे। तो सर अब जब मैंने आपको 2-3 मौकों पे डिस अलाउंस की परसेंटेज बताई है तो इसका मतलब है इतने परसेंट से ज्यादा डिस अलाउ नहीं होते, यानी बाकी तो अलाउ होंगे। कौन से खर्चे माइनस करने की? सर
कौन से खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, मैंने बड़ी डिटेल में एक एक पॉइंट बताया। कौन से खर्चे माइनस करने की इजाज़त है? सर साइंटिफिक रिसर्च अगर पाकिस्तान में की जाए बिजनेस को डिराइव करने के लिए वो माइनस करने की इजाज़त होती है, अलबत्ता कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस नहीं करना, ये बात ज़हन में रखेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो माइनस नहीं हो रहा, या नेचुरल डिपॉजिट को एक्सप्लोर करने के और सर्टन करने के लिए जो खर्चा किया गया वो माइनस करने की इजाज़त नहीं, बाकी खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। रिसर्च बिजनेस के पर्पज़ के लिए की है, पाकिस्तान में की है। ट्रेनिंग की गई है, ट्रेनिंग वाला खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। वो कहते हैं हाँ, कब? अगर अपने एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिली को ट्रेनिंग करा रहे हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से। अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल वर्कर की जा रही हो वो भी खर्चा माइनस करने की इजाज़त है। अगर ट्रेनिंग अप्रूव्ड स्कीम के तहत कराई जा रही है तो भले आपका मुलाजम नहीं भी है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो भी वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त है। सर प्रॉफिट ऑन डेट में जो काम की बात है वो ये है, जो भी आपने डेट दिया उसके केस जो भी प्रॉफिट आपको पे करना पड़ा वो माइनस करने की इजाज़त है। हाँ, अगर आपने डेट आधा बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया तो प्रॉफिट ऑन डेट भी आधा ही माइनस करने की इजाज़त होगी। सर अगर आपने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल रखा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल वो बंदा है जो आपको पैसे रिकवर करवा के दे देता है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर आपसे कोई पैसे ले तो वो भी इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। प्रॉफिट ऑन डेट किसी तौर पे भी अगर आपने पे किया हो तो वो माइनस करने की इजाज़त है। सर लीज रेंटल्स माइनस करने की इजाज़त है, लीज रेंटल्स माइनस करने की इजाज़त होती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट कीमती है वो बता दूं सर, इसमें जो लेसी होता है उस केस में ख़ास तौर पे वो कहता है लेसी जो किस्तें दे रहा होता है वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होती है। लेसी पता कौन होता है? जिसने किस्तों पर चीज़ ली होती है उसको लेसी कहते हैं। जिसने किस्तों पर चीज़ ली होती है उसको लेसी कहते हैं। सर वो जो किस्तें अदा कर रहा होता है उसको लेसी कहते हैं। तो टैक्स वाले कहते हैं जो किस्तें अदा कर रहा है लेसी, उसको जितनी किस्त उसने दी वो माइनस करने की इजाज़त है। लेकिन अकाउंटेंट पता क्या करता है? अकाउंटेंट एसेट को रिकॉर्ड करता है लेसी के केस में, और अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन भी माइनस करता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करता है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो जब भी टैक्स वाले और अकाउंटेंट का आपस में इख्तलाफ होता है तो पहला काम हम पता क्या करते हैं? जो अकाउंटेंट ने किया हुआ है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, यस और नो? सर ये तो पता है ना। तो पहला काम, जब अकाउंटेंट और टैक्स वालों की हो गई इख्तलाफ तो उन्होंने क्या करना है? पहला काम ये करो कि जो अकाउंटेंट ने किया हुआ है उसको रिवर्स कर दो। अब अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन माइनस की हुई थी, इसको ऐड कर दो। अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं। अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया हुआ था, इसको ऐड कर दो। और लेस क्या करना है? लीज रेंटल्स। सर ये लेस करना है। तो जब भी अकाउंटेंट और टैक्स वालों के दरमियान में कोई बहस होती है, इख्तलाफ होता है, तो अकाउंटेंट ने जो भी करना होता है वो प्रॉफिट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि जो अकाउंटेंट साहब ने किया उसको क्या कर दें? रिवर्स कर दें। और फिर जो टैक्स वाले कह रहे हैं वो करें। अब अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस कर दिया, उससे ऐड किया और लीज रेंटल को क्या कर दिया है? लेस कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, न्यूमेरिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट था, इस किताब में थियोरेटिकली तो नहीं लिखा हुआ। सर बैड डेट्स, बैड डेट अकाउंटेंट तो माइनस करने की इजाज़त देता है, क्या टैक्स वाले भी माइनस करते हैं? जी टैक्स वाले कहते हैं जी हमारी कुछ शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? सर 5। शर्त नंबर 1 शर्त नंबर 1, बैड डेट तभी माइनस कर सकते हैं अगर पिछले साल में उसे इनकम में शामिल किया हुआ था। अगर पहले उसको इनकम में शामिल किया था तो ही बैड डेट को माइनस करना है, वरना माइनस नहीं करना। सर पिछले साल, सर अगर आपने डेटर की एंट्री की तो आपने एंट्री की डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, उसे इनकम में शामिल किया,
बाद में उसने पैसे नहीं दिए तो आपने बैड डेट के तौर पे माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडवांस टू एम्प्लॉयज की है तो आपने क्या है, डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय, क्रेडिट कैश, ये इनकम में शामिल हुआ ही नहीं है। अब जब ये बैड होगा तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये एक अहम पॉइंट है इसके हवाले से। दूसरा, अकाउंटेंट ने अगर वही वाला डेट बैड किया हुआ है तो टैक्स वाले माइनस करने की इजाजत देंगे। अकाउंटेंट ने जितना डेट बैड किया हुआ है टैक्स वाले भी उतना ही माइनस करने की इजाजत देंगे, या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अकाउंटेंट ने कहा मिस्टर ए हमारा 26 लाख नहीं देगा, बैड कर दिया। टैक्स वाले कहते हैं मिस्टर ए को बैड करने की इजाजत है लेकिन हमारे मुताबिक 20 लाख नहीं देगा, बाकी दे देगा। तो टैक्स वालों ने कितना अलाउ किया है, 20 लाख। अकाउंटेंट ने कितना माइनस किया है, 26 लाख। अब जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू करते हैं तो जो अकाउंटेंट ने किया उसको रिवर्स कर देंगे, 26 लाख ऐड कर देंगे और 20 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर। सर बात पिक कर गए सर, देर रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। अगली बात क्या है, रीजनेबल। एक बंदा है वो आपका फोन नहीं उठा रहा, ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि आप कहेंगे ये डेट बैड हो गया। एक ठोस सबूत होना चाहिए, उसका कारोबार जल गया खुदा न खास्ता, या वो बंदा फोत हो गया या कुछ ऐसे, जिससे पता चल जाए कि ये डेट वाकई बैड हो गया। लो सर, अगर वो डेट बैड हो गया और अगले साल में पैसे रिकवर हो गए तो क्या होगा। अब जो अगला हमारा एरिया है वो है सब्सिक्वेंट रिकवरी। ये पॉइंट समझना, अगर सब्सिक्वेंट रिकवरी है तो क्या करना है, इसमें रूल है ए माइनस बी का। नाउ व्हाट इज ए है बैड डेट रिकवर्ड, व्हाट इज बी, एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड बैड डेट। ये ए माइनस बी करते हैं, यानी बैड डेट रिकवर कितने हुए और उसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल कितना था और अलाउड कितना था। अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो इनकम, और अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो अलाउड एज डिडक्शन एक्सपेंस। सर अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात समझिएगा जरा ध्यान से। अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे होंगे, यस और नो। सर अलर्ट रहिएगा प्लीज। अगर हम न्यूमेरिकल करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे होंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा, यस और नो। इसका मतलब यह है कि अगर बैड डेट रिकवर हुआ है तो अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, डेबिट कैश क्रेडिट बैड डेट रिकवर्ड यानी इनकम। ऐसा ही है भाई। पहला स्टेप ये करेंगे। सर ये सवाल मुझे बहुत से बच्चों ने पूछा है, मैं इसलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूं, आपकी तरफ से वो रिस्पांस नहीं है जो होना चाहिए। सर अकाउंटेंट ने इनकम के तौर पे बुक कर दिया होगा पहले ही और प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट आ गया होगा बैड डेट रिकवर्ड के केस में। तो पहला स्टेप तो ये करेंगे कि जो बैड डेट रिकवर्ड था जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट में पहले ही आ गया होता उसको रिवर्स करेंगे, यानी जितना भी बैड डेट रिकवर्ड था इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अकाउंटिंग से टैक्स प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर उसने बैड डेट रिकवर को ऑलरेडी इनकम के तौर पे बुक कर लिया हुआ है, तो पहला स्टेप तो ये किया कि उसको रिवर्स किया, और दूसरा स्टेप क्या करना है, ए माइनस बी से वैल्यू निकालनी है। अगर आंसर प्लस में आए तो ऐड कर देंगे, अगर आंसर माइनस में आए तो लेस कर देंगे। लेकिन बैड डेट रिकवर्ड के केस में जो अकाउंटेंट ने एंट्री की है पहले उसको रिवर्स जरूर करना है, यानी बैड डेट रिकवर पहले लेस जरूर करना है। बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये क्यों लेस हुआ है, मैंने वो वाली बात भी आपको बता दी। लो सर, डेप्रिशिएबल एसेट एंड डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, पानी पीने का टाइम।
अच्छा भाई ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ अच्छा जनाब, यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएबल एसेट क्या है? 3 बातें। बिजनेस का एसेट हो, यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू कम होती हो। सर ये डेप्रिशिएबल एसेट है। हाँ, कोई ऐसा एसेट हो जो पहले ही अलाउड है डिडक्शन हो, यानी टैक्स वालों ने कुछ एसेट्स बताए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके बाद में कहा कि ये सारा अलाउड है डिडक्शन है। सर अगर एक एसेट पूरा ही अलाउड है डिडक्शन है तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट में नहीं फॉल करेगा। सर अगर एक एसेट किसने खरीदा हो, जॉइंटली खरीदा हो, टैक्स पेयर ने और इस्लामिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने, तो इकट्ठे खरीदा हुआ, समझा जाएगा कि ये वाला एसेट टैक्स पेयर ने खरीदा और टैक्स पेयर को पूरी डेप्रिसिएशन अलाउड है डिडक्शन होगी। ये सर दूसरी बात है। तीसरी बात, स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट क्या है, यानी इसको आसान अल्फाज में याद करने का तरीका है, गांव और शहर के दरमियान में जो डिफरेंस है ना कंस्ट्रक्शन का, वो स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है। सर ब्रिजेस हैं, रोड हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, ये सारा कुछ शहरों में है, गांव में नहीं है। यही आपको मैंने एक की बता दी है। जब आप गांव और शहर के डिफरेंस देखेंगे ना तो ये सारी बातें शहरों में नज़र आएंगी, और उसको वहाँ से 7-8 पॉइंट आप याद कर लें तो काफ़ी होंगे स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए। सर डेप्रिसिएशन WDV पे लगती है, बल्कि WDV क्या होती है टैक्स में? मैं ये कहता हूँ टैक्स में WDV से मुराद है वो अमाउंट जिस पर डेप्रिसिएशन रेट लगना है। सर वो अमाउंट जिस पर डेप्रिसिएशन रेट लगना है, कितना रेट लगना है पेपर में गिवन होगा। छोटी सी टिप है, बिल्डिंग पर 10, IT 30, बाकी सब पर 15। बिल्डिंग पर 10, IT और एयरक्राफ्ट पर 30, बाकी सब पर 15। बाकी रेट गिवन होंगे, 2-3 चीज़ें और भी हैं, लेकिन कोई अनयूजुअल चीज़ हुई तो एक बार आखिरी सफ़े से रेट ज़रूर देख लीजिएगा। रूल्स क्या हैं? सर रेट आपको बता दिया। डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है? फुल ईयर, नील ईयर। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल। ये सिंपल रूल है टैक्स में डेप्रिसिएशन का डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए। अगर एक एसेट 50% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और 50% नॉन बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, तो जितना नॉन बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतनी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी, जितना बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतनी माइनस होगी। प्रोपोर्शनल का जहां पर भी लफ्ज आए ना, आप इसको इंटरप्रेट करते वक्त ऐसे सोचा करें, जितना बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, उतने परसेंट इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। WDV कैसे आएगी? सर पहले जब पढ़ाया था तो इनिशियल अलाउंस उस वक्त नहीं पढ़ाया था, आज रिवीजन क्लास है, आप इनिशियल अलाउंस पढ़ चुके हैं, कुछ सेंस आपको है। सर जी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस WDV होता है, और अगर एसेट पुराना एसेट हो तो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये WDV होता है। WDV वो अमाउंट होती है जिस पर रेट अप्लाई होता है। सर एक बात बताना चाहता हूं, जी एक एसेट था 1 मिलियन का, ये एसेट 60% बिजनेस में इस्तेमाल होता है और 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब समझते हैं, यानी इसकी डेप्रिसिएशन बनी लेट से 10% के हिसाब से 1,00,000, 60,000 रुपये 60% की डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन होगी और 40,000 की डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं। सर ये बात समझ आ गई? अगली बात समझना,
60% और 40% की बात अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, WDV कैलकुलेट करेंगे। WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ही एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, यानी WDV जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ही एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, यानी 100% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इस केस में WDV कितनी आएगी? 9 लाख। अब इस WDV पर लेट से दूसरे साल की डेप्रिसिएशन की बात करूं तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 60% बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, 40% नॉन बिजनेस में हुआ है, तो जनाब 59 लाख पर डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 90,000, और 90,000 के हिसाब से 54,000 बिजनेस के लिए और 36,000 नॉन बिजनेस के लिए। मैंने आपको दो बातें बता दी। पहली बात, जितने परसेंट बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ उतने परसेंट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जितने परसेंट बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ उतने परसेंट डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। दूसरी बात, WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, यानी बिजनेस वाली डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे और नॉन बिजनेस वाली भी माइनस करेंगे। आप गौर करें, मैंने लाख पूरा माइनस किया। सची बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, WDV ऑन डिस्पोजल। लेट से ये एसेट हमने 9,80,000 का बेच दिया। अब इसकी WDV कितनी होगी? वो कहता है WDV कैलकुलेट कीजिए। देखिए ईयर 1 ये था, ईयर 2 ये था, और ईयर 3 में हमने बेचा। तो जिस साल बेचा उस साल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं, नील इन द ईयर ऑफ परचेज है, यस और नो? तो भाई इसका मतलब है 2 साल की लेंगे डेप्रिसिएशन। हम WDV कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 मिलियन, उसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन है 1 लाख और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है 90,000। कितना आ गया? 8,10,000। वो कहता है जब WDV ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करोगे तो इस WDV में ऐड कर देना डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। सर डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड कितनी है? सर जी जो नॉन बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही थी 40 और 36 जी 76। सर ये ऐड हो जाएगा, ये टोटल WDV कितनी आ गई? 886,000। गेन लॉस कितना आ गया? 94,000 का गेन आ गया। सर जी पॉइंट पिक कर गए हैं? ये पॉइंट, ये दो जगहों पर उसने लहदा लिखा हुआ है, मैंने आपको इकट्ठा एक ही जगह पर पढ़ा दिया। सर 3 बातें हैं, जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन लाओगे। WDV कैलकुलेट करेंगे ऐसे जैसे एसेट होली फॉर बिजनेस था। और तीसरे नंबर पे बात यह है कि WDV एट डिस्पोजल जब कैलकुलेट करनी होगी तो WDV में ऐड कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड एज रिडक्शन नहीं थी। सर एक बात और सुन लें, अगर WDV कम हो डिस्पोजल, इस केस में WDV कम थी, डिस्पोजल ज्यादा, डिस्पोजल या से कंसिडरेशन ज्यादा थी, तो क्या आ गया था? गेन आ गया था और वो टैक्सेबल था। अगर WDV ज्यादा होती और सेल प्रोसीड कम होती तो क्या आ जाता? लॉस आ जाता। अगर लॉस आ जाता तो अलाउड एज डिडक्शन होता। सर ये वाली बात भी आपके साथ कर दी। सर जी ये दोनों बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आपको पता है कॉस्ट से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती, ये तो आपको पता है ना। कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन, तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि टोटल डिडक्शन जो है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर कंसिडरेशन ज्यादा हो, WDV कम हो तो गेन आएगा, कंसिडरेशन कम हो, WDV ज्यादा हो तो लॉस आएगा, और वो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर जी अब यहां पर आपको एक बात और बतानी बड़ी जरूरी है, और वो ये है कि व्हीकल 2 तरह की होती हैं। व्हीकल जो है वो 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं प्लाइंग फॉर हायर
और एक को कहते हैं नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। वो इदारा जिसके लिए व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत रखती है और रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके लिए व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर होती है, जैसे डेवो, जैसे फैसल मूवर, जैसे पीआईए वगैरह। ये भी रेवेन्यू जनरेट करने वाली मशीन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जैसे टीसीएस, वो उसको कहते हैं व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर। और एक होती है व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। ये व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर ऐसी व्हीकल होती है जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर ऐसी व्हीकल होती है, वो इदारा जिसके पास व्हीकल तो है लेकिन वो व्हीकल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, वो व्हीकल रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आई कैब वाले स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए व्हीकल ले लें, एक बड़ी बस ले लें, तो वो आई कैब के लिए वो व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर नहीं होगी, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर होगी। सर जी बात पिक कर गए हैं, चूँकि उनके लिए ये प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत नहीं रखती। जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है ना, जो व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है ना, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। आज मैं दूसरे तरीके से ये वाली बात बता रहा हूँ, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी इस पर इनिशियल अलाउंस भी मिलता है और डेप्रिसिएशन भी मिलती है। जो व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है ना, ये नॉट एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, यानी इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, इस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलती है। और इसके अलावा इजाफी बात यह है कि इसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है, 7.5 मिलियन। जिन लोगों ने पहले पढ़ा था तो पिछले टर्म में 2.5 थी, सही ये चेंज है, 7.5 मिलियन। इसकी मैक्सिमम कॉस्ट 7.5 मिलियन हो सकती है। अब यहां तक अगर ये बात समझ आ गई तो अगली बात सुने। अगर एक बंदा है, उसने 10 मिलियन की एक व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर खरीदी और 1 साल बाद 9 मिलियन की बेच दी, तो आप ये बताइए कि गेन लॉस कितना होगा। सर जी टैक्स वाले तो 7.5 मिलियन पर कैप लगाकर बैठे हुए कि इससे ज्यादा तो गाड़ी हो ही नहीं सकती, और उन्होंने उससे ज्यादा की डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करनी। तो अब अगर एक बंदे ने 10 मिलियन की खरीदी और 9 मिलियन की बेच भी दी 1 साल बाद, तो क्या होगा, फिर गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका उसने रूल बताया, उसने कहा सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल्स निकाल सकते हैं। पता है कैसे, अलाउड कॉस्ट कितनी है 7.5 मिलियन ओवर एक्चुअल कितनी है 10 मिलियन, अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। जी बताइएगा कितना बन रहा है, 6.75। ये सेल प्रोसीड आ गई। और जब WDV कैलकुलेट, सर जी आपने गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो यही करना है ना, सेल प्रोसीड में से WDV निकालनी है, गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो सर सेल प्रोसीड जो है वो आपके पास आ गई अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। और जब WDV निकालनी है तो टैक्स वाले तो कहते हैं असल में इसकी वैल्यू कितनी है 7.5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सर अगर 1 साल बाद बेची है तो 7.5 मिलियन का 15% डेप्रिसिएशन ले लो जी, 1.125, और 7.5 मिलियन में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6.375। ये क्या आ गई सर, ये WDV आ गई। 1 साल एसेट यूज किया है तो उसकी WDV आ गई 6.375, जबकि सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड किया था तो वो आ गई थी।
अब सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल भी आ गया, WDV भी आ गई, अब आप गेन लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। जी बताइएगा। 0.375। और सर जी बात पिक कर गए हैं, ये वन ऑफ दोज एरियाज हैं जो कि पिछली 10 अटेम्प्ट में से 8 बार टेस्ट हुए। 3 बातें हैं उसमें, एक बात ये है जो आपको मैंने बताई, यहाँ वो अलहदा पूछ लेगा, यहाँ वो छोटा सवाल बना देगा, यहाँ वो न्यूमेरिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा, मगर उसको ये पसंद है और उसने ये पूछना ही है। सर मैंने आपको 7.5, 3 बातें अहम थी। पहली बात व्हीकल वाली थी, 7.5 मिलियन वाली, वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, अब दूसरी बात बताने लगा हूं सर, दूसरी बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सर दूसरी बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर सर सुनिएगा, स्टेप नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, स्टेप नंबर 1, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो, तो आपने कॉस्ट को किसके बराबर ले लेना है? सेल प्रोसीड के बराबर ले लेना। इसका मतलब समझते हैं, सेल प्रोसीड थी 100 रुपये, कॉस्ट थी, नहीं सेल प्रोसीड 150 कर देता हूं, कॉस्ट थी 100 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 30 की। अगर ये सीन हो जाए, अब स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट, यस, तो आपने क्या करना है? कॉस्ट को किसके बराबर ले लेना है? सेल प्रोसीड के। इस केस में WDV आपकी चेंज होकर क्या हो जाएगी? 120, और आपका गेन कितना आएगा? 30 का। हमेशा किसके बराबर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो कॉस्ट किसके बराबर ले लेंगे? सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे। सर ये एक बात थी, मैंने आपको कहा था 3 बातें सुपर इंपॉर्टेंट है। एक बात व्हीकल वाली बता दी, दूसरी बात इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बता दी, तीसरी बात चलो तीसरी बात यहां पर बताता हूं। सर तीसरी बात यह है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, स्टेप नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट है, स्टेप नंबर 2 एक्सपोर्ट हुआ है, तो हमने सेल प्रोसीड किसके बराबर ले लेनी है? कॉस्ट के बराबर। एक एसेट है पाकिस्तान में, उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 30 रुपये। ये कॉस्ट आ गई, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई, कॉस्ट आ गई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो वो कहता है सेल प्रोसीड को किसके बराबर लेके जाएंगे? सेल प्रोसीड को किसके बराबर रखेंगे? अगर उसने 150 की भी बेची है तो भी सेल प्रोसीड को किसके बराबर रखना है? 100 के बराबर। इस केस में आपकी WDV नहीं तब्दील होती, WDV 70 रहेगी और आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर आ जाएगी? गेन के बराबर। या ये कह लूं कि गेन किसके बराबर आ जाएगा? ये तीसरा स्टेप है। ये 3 बातों में सर, यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो आपने कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर करना है। अब ऐसे समझाऊंगा आपको, ये देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो आपने कॉस्ट को तब्दील करना है, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट की एक्सपोर्ट का केस हो तो आपने सेल प्रोसीड को तब्दील करना है। इन 3 बातों में से एक बात वो कम से कम पूछ ही लेता है और पूछ ही लेगा इस पर भी। सर इनिशियल अलाउंस, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा होता है वो पढ़ते हैं। सर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, उसने 5 बातें लिखी। ये नहीं होता, पहली तो गल है डेप्रिशिएबल एसेट होगा
तो अगला स्टेप एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा। सबसे पहले एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की बात करें तो स्टेप नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट हो। दूसरे नंबर पे कौन से एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होंगे? सर एक तो मैंने भी बताया व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। सर दूसरा फर्नीचर, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। तीसरा प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं। प्लांट एंड मशीनरी जो प्रीवियसली पाकिस्तान में यूज हो रही है ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लाहौर में प्लांट एंड मशीनरी गुजरांवाले से सेकेंड हैंड खरीदी है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगी। हाँ अगर सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट की है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा। सर अगली बात, वो वाला एसेट जिसके वाले से डिडक्शन ही लाओगे, 100 रुपये का एसेट था और वो सारा एक्सपेंस आउट ही हो गया हुआ तो खत्म, फिर उसकी डिडक्शन लाओगे, वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। सर बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। ये सारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होते। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट जो नहीं होते उस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं उसके हवाले से एक बात है कि अगर वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं पहली बार तो उन पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा कितना? 25%। कितना सर? 25%। The cost of the eligible depreciable asset shall be determined as per the rules of the ordinance. The cost of the eligible depreciable asset shall be determined as per the rules of the ordinance. सर जी लेसर और लेसी के केस में टैक्स वाले यही मानते हैं कि मालिक लेसी नहीं है बल्कि लेसर है, और लेसर को डेप्रिसिएशन भी ला होती है, और अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो लेसर को ही इनिशियल अलाउंस भी ला होगा। लो सर इनिशियल अलाउंस की बात भी हमसे चले गई। बस एक बात ज़हन में आई है वो भी कर दूं, यानी एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 100 रुपये का एसेट है तो अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो पहले तो 25 रुपये की क्या होगी? इनिशियल अलाउंस होगा, और फिर उसके बाद जो 75 रह जाएगा उस पर सर आपने याद है WDV किसके बराबर होती थी? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस के। सर अब डेप्रिसिएशन लेंगे और वो 75 का 15% था, सर कितना आएगा? 11.25। तो पहले साल के बाद ही आपकी WDV क्या हो जाएगी साल खत्म होने पर? 63.75। सर जी बात समझ में आ रही है? एक बात तो आगे आनी है, जरा वो भी अभी कर दूं। अगर सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट दी हुई हो तो उसको भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। अगर ये एसेट 150 रुपये का होता और गवर्नमेंट ग्रांट होती 50 रुपये तो वो लेस करते पहले, यानी अगर कॉस्ट है तो पहले गवर्नमेंट ग्रांट लेस करेंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो पहले इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर WDV है। सर समझ आ रही है? लो सर इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल कौन से हैं? सर लफ्ज मीन्स आ रहा है डेफिनेशन में, जिसका मतलब है इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। सर वो ये सारी लिस्ट है, याद करनी है, ये सारी वो चीज़ें अगर इनका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो वो इंटेंजिबल एसेट होगा, लेकिन इसमें गुडविल शामिल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शामिल नहीं होती, और अगर 1 साल से ज़्यादा इनकी यूजफुल लाइफ हो तो इस पर अमोर्टाइजेशन मिलती है। सर अमोर्टाइजेशन मिलती है, और अमोर्टाइजेशन अलाउड एज रिडक्शन होती है, और वो एसेट जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो उस पर अमोर्टाइजेशन मिलती है, और अगर उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। कॉस्ट की बात करें यानी वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट क्या होगी? सर वो तो ऑर्डिनेंस में जो बातें लिखी हैं, जो कॉस्ट है एसेट को एक्वायर करने की
और उसको इस काबिल करने की कि वो बिजनेस में इस्तेमाल हो सके, जितनी भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल होगी। सर उस पर अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी? सर उस पर अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर कैलकुलेट होगी, और ये अमोर्टाइजेशन जो डिडक्शन जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये अमोर्टाइजेशन जो कैलकुलेट करनी है ये कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हम कॉस्ट लिखेंगे 100 रुपये की, लेट से यूजफुल लाइफ लिखेंगे 5 रुपये से, ये कितना आ गया 20 रुपये, ये अमोर्टाइजेशन होगी। अगर 100 मिलियन का एसेट था और 5 साल यूजफुल लाइफ थी तो उसकी साल की अमोर्टाइजेशन कितनी होगी? 20 मिलियन होगी। अलबत्ता अगर ये एसेट, क्या इस पर फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। इस पर प्रोपोर्शनेट और नील ईयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यानी जितना अर्थ जब आपने खरीदी तो डेज के हिसाब से हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जिस साल आपने बेची उस साल अमोर्टाइजेशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती। यानी अगर आपने ये 1 अप्रैल को खरीदी थी इनटेंजिबल एसेट, तो फिर हम क्या करेंगे? साल की अमाउंटाइजेशन पर अप्रैल मई जून 3 महीने के बने 30, 31 और फिर 30, यानी 91 डेज। अब डेज की बेस पर डिवाइड बाय 365, तो फिर इस बेस पर हमारी अमाउंटाइजेशन होगी, यानी डेज की बेस पर होती है। सर अमाउंटाइजेशन जो है वो अगर ना पता हो तो हम एज्यूम करते हैं कि 25 साल है, अगर पता हो तो वो वाली अमाउंटाइजेशन ली जाती है जो सवाल में दी हुई हो। अच्छा, और वो नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ जो है वो 25 साल से ज़्यादा हो या ना पता हो तो 25 साल, और अगर 25 साल से कम हो तो एक्चुअल। सर अगर ये यहाँ पर वही बात करूँगा, सर अगर एक इनटेंजिबल पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस है, अभी टेंजिबल की बात हुई थी डेप्रिशिएबल की, याद है? सर केस नंबर 1 जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, याद है? बिल्कुल इसी तरह जितने परसेंट इनटेंजिबल बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत होगी। WDV कैलकुलेट करेंगे ऐसे जैसे ये एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, ये इनटेंजिबल और डेप्रिशिएबल दोनों पर अप्लाई होता है, लेकिन तीसरी बात में फर्क है। WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, डेप्रिशिएबल के केस में हम ऐड बैक करते हैं वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड नहीं थी, याद है? लेकिन इनटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल के केस में WDV कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऐड बैक नहीं करेंगे वो अमोर्टाइजेशन जो अलाउड एज रिडक्शन नहीं थी। यानी डेप्रिशिएबल एसेट के केस में केस नंबर 3 WDV इन केस ऑफ डिस्पोजल जब कैलकुलेट करते हैं तो जो ऐड बैक वाली ऑप्शन है, ऐड बैक वाली जो कैलकुलेशन है वो इनटेंजिबल पे अप्लाई नहीं होती। WDV जो भी कैलकुलेट हुई होगी उसी से गेन लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीनों बातें हमने बता दी, नंबर ऑफ डेज वाली बातें भी आपको बता दी हैं। जाहिर बात है WDV कम हो, सेल प्रोसीड ज़्यादा हो तो गेन आएगा, टैक्सेबल होगा। WDV ज़्यादा हो, सेल प्रोसीड कम हो तो लॉस आएगा, अलाउड एज रिडक्शन होगा। WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने बता दिया आपको। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की बात को ट्रीटमेंट से पहले देख लेते हैं कौन से प्री कमेंसमेंट। प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना। कमेंसमेंट होने से पहले जो खर्चे हैं वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसके वाले से वो कहता है कौन कौन से खर्चे हैं। मिसाल के तौर पे 3 है सर। पहला कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, तीसरा ट्रायल प्रोडक्शन। कारोबार बिजनेस शुरू होने से पहले जो खर्चे किए गए ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। इसमें कैपिटल नेचर के लैंड शामिल नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है वो शामिल नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट खरीदा है, इनटेंजिबल खरीदा है तो वो शामिल नहीं है। यही 3 है सर, ठीक हो गया। अब इसके अलावा कोई और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों सर? लफ्ज देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग। आमतौर पे वो 2-3 बार पास पेपर में सवाल दिए, इन्हीं तीनों में से कोई इस्तेमाल कर लेता है। फिजिबिलिटी भी कर चुका है, प्रोटोटाइप भी कर चुका है सर, ठीक हो गया। ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या है? 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अलाउड एज डिडक्शन है, लेकिन टोटल डिडक्शन जो है वो ओरिजिनल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ये तो हमें पता है। और
अगर कोई खर्चा पूरा ही अलाउड है, डिडक्शन है, तो फिर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। डिस्पोजल की बात तो भी कैपिटल गेन में कर ली है। या आप मालिक ना हो, या एसेट ना रहे, या आप मालिक ना रहो, यही बात हुई थी सर। यही सारी बात यहाँ पर भी सेम, बल्कि स्लाइड भी वही है, रिपीट हो रहा है। सर अगर 5 मिलियन से ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है और पेमेंट कैश में किया है, तो याद रखिएगा दो नुकसान होंगे। एक तो वो कैश कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं बनेगा। जब कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं बनेगा तो जाहिर बात है गेन ज़्यादा आएगा। और दूसरा, उस पर कोई डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हो पाएगी सर। डेप्रिसिएशन भी माइनस अलाउ नहीं होगी। जाहिर बात है जब कॉस्ट ही नहीं बना तो डेप्रिसिएशन भी डेप्रिसिएशन भी नहीं निकल पाएगी, ना कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। और एक बात यह भी है कि 5% पेनल्टी भी लगेगी उस अमाउंट पर जो कैश आपने पे किया होगा सर। यानी अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है और 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी और कैश में पेमेंट करता है, तो जितना कैश में पे किया ना वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ना उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन ला होगी, और उस पर पेनल्टी भी लगेगी 5% उस अमाउंट की जो कैश में पे किया हुआ है सर। उसके बाद हम, ये वाली बात भी हो गई है। हाँ, इसने एक बात एडिशनल और कही है, अगर इमूवेबल नहीं है बल्कि मूवेबल एसेट है और वो 1 मिलियन से ऊपर का है, तो उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई होगा। इमूवेबल के लिए 5 मिलियन की लिमिट है, मूवेबल के लिए 1 मिलियन है सर। सर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट, ये हमारी लास्ट यूनिट की बातें शुरू हो गई हैं। लास्ट बातें, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या होगी सर? आप बताइए, एसेट परचेज की है, इफ यस तो सर जितने पैसे दिए हैं वो कॉस्ट होगी। अगर पैसे नहीं दिए, चीज के बदले चीज दी है, तो जो चीज दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी द कॉस्ट। अगर आपने वैगनआर ली है और उसके बदले कल्टस दी है, तो जो कल्टस आपने दी प्लस 1 लाख रुपए इजाफी अगर आपने पे किया है, तो आपने जो वैगनआर ली उसकी वैल्यू क्या होगी? कल्टस की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस 1 लाख रुपए। और सर जी बात भी कर गए हैं, यानी आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन प्लस माइनस कैश गिवन और रिसीव्ड, सर दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सर अगर उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई है तो क्या वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? यस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी कॉस्ट का। उसके अलावा कोई और इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे? यस। कोई और खर्चा किया ऑल्टर या इंप्रूव करने में उस गाड़ी को, वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? यस। सर आपने पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्या ये बिजनेस एसेट बन जाएगा? हाँ जी। उसकी कॉस्ट क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू, जब वो बिजनेस में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आपने नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट क्या? सर हम कॉस्ट क्यों बार बार देख रहे हैं? सर कॉस्ट की बेस पे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और WDV आनी है, येस और नो? इस वजह से कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। सर अगली बात, एसेट जो प्रोड्यूस किया या कंस्ट्रक्ट किया उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर जितना खर्चा लगा है उसको बनाने में और कंस्ट्रक्ट करने में, वो उसकी कॉस्ट होगी। उसकी ऑल्ट्रेशन में जो खर्चा लगा, उसकी इंप्रूवमेंट में जो खर्चा लगा, उसकी डिस्पोजल में जो खर्चा लगा। सर डिस्पोजल से क्या मुराद है? आपने एक ज़मीन खरीदी, उस पर एक कमरा बना हुआ था, आपने कहा यार ये कमरे को गिरा के ना नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करनी है, वो जो कमरा गिराने की कॉस्ट है ना, वो डिस्पोजल की कॉस्ट, वो भी कॉस्ट में शामिल होगी। सर अगर लेसी है, सर अब ये बात सुनना, लेसी वाली बात कीमती है। लीज के केस में क्या होता है? 5 साल की किस्तें दी, किस्तों के बाद आप मालिक बन गए, यस और नो? 2 केसेस हैं उसमें। एक होती है आफ्टर मैच्योरिटी, 5 साल का पीरियड पूरा हो गया तो आप एसेट के मालिक बन गए। अब उसकी कॉस्ट क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू। वो सवाल में आपको उल्लू बनाने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट, इधर उधर दी गल्लां सारियां करेगा।
लेकिन आपने वो नहीं लेनी। आप लीज से ओन में ट्रांसफर हुआ है, तो जब आप मालिक बने हैं तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सर अगर प्री मेच्योर सेटलमेंट है, अभी 5 साल का अरसा पूरा नहीं हुआ और आपने कहा भाई मैं किस्तें नहीं देना चाहता, मुझे अमाउंट बताओ कितनी मैं पे करूं, और उस केस में बैंक ने आपको बारगेन परचेज प्राइस कोट कर दी, आपने वो प्राइस पे की, ये जो बारगेन परचेज प्राइस आप पे करेंगे दैट वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। लेट्सी के केस में यही है। सर अगर आपने एक एसेट खरीदा है जिसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी है, या वो एसेट लोन लेके खरीदा है जो डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी है। अब जरा पॉइंट ध्यान से समझना, एसेट खरीदा, लोन लेके खरीदा, वो लोन डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी था, एसेट आपने एक्वायर कर लिया, आपने पेमेंट करनी थी, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आई, उस फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से पेबल में फ्लक्चुएशन आई, फॉरेन करेंसी में इंक्रीज हुआ, पेबल में इंक्रीज हुआ, पेबल में इंक्रीज की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपने कोई एसेट खरीदा और एसेट खरीदा जिसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी थी, पॉइंट नंबर 1, या जिसकी पेमेंट आपने लोन, जिसको आपने लोन लेके खरीदा और वो लोन डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी था, तो जब फॉरेन करेंसी रेट में तब्दीली आएगी तो उसकी वजह से पेबल में लायबिलिटी में तब्दीली आएगी, लायबिलिटी की वजह से कॉस्ट में तब्दीली आएगी, कॉस्ट की वजह से डेप्रिसिएशन में तब्दीली आएगी। सर जी बात समझ में आ रही है? तो ये लिंकिंग ज़हन में रखिएगा। डेजिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी है, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी आए तो लोन के हवाले से, तो उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट या WDV, और द डिफरेंस फिर उस केस में, और फिर उसकी डेप्रिसिएशन जो है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। दिस इज एसेट जो आपने खरीदा है डेजिग्नेटेड, जिसके हवाले से पेमेंट आपने फॉरेन करेंसी में करनी थी। सर एसेट 2 इकट्ठे खरीद लिए, A और B, A और B इकट्ठे खरीदे 200 रुपए के। अब ये पता नहीं चल रहा कि A कितने का है और B कितने का है, इकट्ठे तो 200 के हैं, हमने A बेच दिया, A के बारे में उसकी कॉस्ट पता नहीं चल रही, तो फिर इस केस में उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, इससे आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सर एक बंदा है, उसने लैपटॉप ठीक किए 10 और उसके एवज उसने एक लैपटॉप ही ले लिया, यानी 10 लैपटॉप ठीक करने की सर्विस चार्जेस के तौर पे उसने एक लैपटॉप ही ले लिया। सवाल है कि उस लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? सर्विस चार्जेस ऑफ रिपेयर, यस और नो? अगर आप, वो कहता है अगर आपने एक एसेट एक्वायर किया है जिसकी अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट डिराइव की जा सकती है किस ऐसी चीज़ को कैलकुलेट करने से, ऐसी अमाउंट को कैलकुलेट करने से, तो चार्जेबल टू टैक्स है, तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यानी अब इस केस में सुनिएगा, 10 लैपटॉप की रिपेयर करने के एवज आपने एक लैपटॉप लिया है, तो वो लैपटॉप की कॉस्ट होगी 10 लैपटॉप के सर्विस चार्जेस के बराबर। हाँ अगर आपने साथ 10 लैपटॉप भी ठीक है और साथ 25,000 रुपया भी दिया, तो 10 लैपटॉप के रिपेयर प्लस 25,000 रुपये। सची बात समझ में आ रही है? सेम गोज विद एग्जेम्प्ट। अगर आइटम चार्जेबल टू टैक्स ना हो, एग्जेम्प्ट हो, तो जो अमाउंट एग्जेम्प्ट थी प्लस माइनस जितने पैसे दिए या लिए हैं उस बेस पर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको कोई ग्रांट की गई है, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और अदर असिस्टेंस, तो मैं ये वाली बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जनाब ये कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। सर कंसिडरेशन रिसीव्ड,
कंसिडरेशन रिसीव, कितने पैसे समझे जाएंगे वसूल किए। सर ये बात आपको पता होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन फॉर एन एसेट और द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये कंसिडरेशन होता है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन इन काइंड, अगर आपको कंसिडरेशन के तौर पे सर वैगनार दी और उसके बदले क्या मिल गई, कल्टस मिल गई लेट से, तो अब आपकी वैगनार कितने की बिकी। सर जो कल्टस की फेयर मार्केट वैल्यू है, सर जी मेरी बात समझ आ रही है, तो जनाब ऐसा भी हो सकता है आपने वैगनार वसूल की है और कल्टस दी है, तो आपकी कल्टस कितने की बिकी, जितने की वैगनार की फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर आपने 50,000 रुपये इजाफी भी दी है तो वो ऐड कर लेंगे, और 50,000 रुपये वसूल किया है उसको लेस कर देंगे। सर जी अगर कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया था तो आपको इंश्योरेंस वालों ने जितने पैसे दिए दैट शुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। हाँ अगर मामला अदालत में चला गया तो अदालत ने जो अमाउंट बताई दैट शुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। और अगर अदालत में नहीं गया, अभी दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई, और हमने एक एग्जांपल दी थी कि जनाब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और एक साहब ने बाहर आया कहा कि भाई ये मेरा सारा नुकसान कर दिया। उसने कहा इस गाड़ी के कितने पैसे लेने, उन्होंने कहा 50 लाख। उन्होंने चेक काट के उसको 50 लाख रुपए दे दिए। अब उसकी गाड़ी कितने की बिकी, 50 लाख रुपए। सेटलमेंट के वक्त जो अमाउंट तय पाई। सर द कंसिडरेशन रिसीव फॉर एन एसेट ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ व्हेन अप्लाइड टू पर्सनल। सर जी आपने बिजनेस का एसेट पर्सनल यूज किया है तो क्या समझा जाएगा, कितने का बिजनेस एसेट बिका, जिस दिन से पर्सनल यूज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। सर कंसिडरेशन रिसीव्ड में अगला पॉइंट है सर, जिस तरह लेसी को मेच्योरिटी पर एसेट मिल जाता है इसी तरह ही लेसर को मेच्योरिटी पे एसेट बिक जाता है। यस और नो। अब लेसर के लिए कंसिडरेशन क्या होगी सर, लेसर के लिए भी कंसिडरेशन रेजिडुअल वैल्यू ही होगी। लेसर के लिए भी कंसिडरेशन रेजिडुअल वैल्यू ही होगी। अगर जितनी किस्तें उसने वसूल की और जो रेजिडुअल वैल्यू है वो मिलकर कॉस्ट से ज़्यादा हो, और जाहिर बात है जो किस्तों पे चीज़ें बेच रहा है वो तो ज़्यादा कीमत पर ही बेचेगा ना। यानी लीज रेंटल प्लस रेजिडुअल वैल्यू इफ ग्रेटर देन कॉस्ट देन रेजिडुअल वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर दो या दो से ज़्यादा एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, सारा इकट्ठा ए और बी को दोनों को इकट्ठा बेच दिया 2 लाख का, ए अलहदा खरीदा था बी अलहदा खरीदा था, अब ये बताएं ए कितने का बिका। जिस तरह अभी कॉस्ट निकाली थी ना फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज करके, इसी तरह ही जिस दिन आपने ये एसेट इकट्ठे बेचे हैं उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस पर अपोर्शन करके वैल्यू निकाल लेंगे। सर अगर मैं इसको एक एग्जांपल दे दूं, सर ए और बी इकट्ठा बिका है 200 का, ए की फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज है 100, बी की फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज है 110। अब ये बताइए कि ए कितने का बिका, तो जनाब उसका तरीका होगा कि कंसिडरेशन ए के वाले से कितनी रिसीव हुई 100 डिवाइडेड बाय इन दोनों को जमा करें 210 मल्टीप्लाई बाय 200 कीजिएगा। सर जी बताइएगा क्या आंसर आ रहा है 95.23। दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर ए। इसी तरह ही कॉस्ट का भी था। सर ये हमारी सारी डिस्कशन थी जो आज चैप्टर 6 किया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर 10 किया अदर सोर्स, फिर 9 किया कैपिटल गेन, फिर चैप्टर 7 और 8 यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस कर लिया। सर मेरे पास आपको बताने के लिए यही बात है, एक चीज़ मैंने नहीं करा सका, स्पेकुलेशन बिजनेस। वो असल में मुझे पता था थोड़ा टाइम, अब ओवर द पीरियड चूँकि सेशंस मैं रेगुलर देता रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे कोई ऐसा टॉपिक जो आइसोलेटेड होना फिर मैं उसको साइड पर करता हूं ताकि उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाए, और जो कनेक्टेड सारा एरिया है उसको
आपको लेके चलूँ। स्पेकुलेशन बिजनेस की वीडियो इंशाल्लाह आज ग्रुप में और मटेरियल में शेयर हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह।